हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 11 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भूगोल एक विषय के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उनके बारे में पढ़ा। उसमें हमने देखा बच्चों कि भूगोल की दो शाखाएं, पहली क्रमबद्ध शाखा, दूसरा प्रादेशिक शाखा। पहली जो क्रमबद्ध शाखा के जो उप विभाग या उपागम थे या उपागम शाखाएं थी, उसमें हमने भौतिक भूगोल है उसके बारे में अध्ययन किया। भौतिक भूगोल के अंदर हमने जलवायु विज्ञान, वायु या वायुमंडल की संरचना जैसे महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनके बारे में, और मृदा विज्ञान उनके बारे में, और तथा विभिन्न प्रकार के जो भौतिक कारक हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। बच्चों, आज हमारा जो वीडियो है उसी भौतिक भूगोल की अगली शाखा मानव भूगोल उससे संबंधित है। ये जो टॉपिक है जो मानव भूगोल का, वो 12th क्लास की जो बुक्स है ज्योग्राफी, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मानव भूगोल के अंदर हम 12th क्लास के जितने भी लेसन हैं उनका लगभग 20 से 30% हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कर लेंगे, कर सकते हैं और कर लेंगे, क्योंकि मानव भूगोल की इस पुस्तक से ही विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक है वो 11th के अंदर मानव भूगोल की शाखा विज्ञान में पढ़ाया जाएगा, जो आपके 12th बेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बच्चों, 12th बोर्ड के अंदर आपके इस टॉपिक को वर्तमान में समझ लेने से 12th बोर्ड आप और भी आसान हो जाए। तो बच्चों, आपको मानव भूगोल जो शाखा है 12th बोर्ड को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छी तरह से समझना है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो अपन लेते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल की जो पहला उपविभाग है या उपशाखा है वो है सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल में समाज और संस्कृति में होने वाली गतिविधियों का अध्ययन होता है। समाज में क्या पहना जाता है, क्या खाया जाता है, कैसे आभूषण है, कैसी वेशभूषा है, कैसे आवास है, किस तरह रीति रिवाज है, उन सब का अध्ययन हम सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल के अंदर करेंगे। इस भूगोल के अंतर्गत समाज और इसकी स्थापित प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन आता है। मतलब कि इस शाखा से हम समाज के जो लोग हैं वो परंपराओं को किस तरह आगे बढ़ाए हैं, किस तरह उन्होंने परिवर्तन किया है और किस किस प्रकार के स्थल पर विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण किया है, उन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं, सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल के अंदर। अब ये जो हमारा दूसरा जो भाग है मानव भूगोल का, ये शाखा है अति उपयोगी है, क्योंकि इसके अंदर से ही काफी बार आपके 12th बोर्ड के अंदर 6 से 7 अंक के सवाल पुटअप हो सकते हैं, क्योंकि इस शाखा से ही लगभग आपकी 12th बोर्ड बुक्स के अंदर 4 से 5 लेसन बने हुए हैं, तो 6-7 नंबर आसानी से पुटअप होते हैं। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, टॉपिक का नाम क्या है, जनसंख्या व अधिवास भूगोल। तो पहले अपन जनसंख्या के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम अधिवास के बारे में देखेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यह शाखा ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, प्रवास एवं व्यवसाय संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। और जनसंख्या भूगोल के अंदर हम इन सारे जो तत्व हैं उसका अध्ययन किया जाता है। अब यह होते क्या है उसके बारे में आपको समझाता हूं। पहले अपन का दिया हुआ है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या
में अंतर है वो दो रूपों में किया जाता है। एक तो जो लोग प्राथमिक क्रिया करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं? प्राथमिक क्रिया। कितना परसेंट लोग? 75% जो लोग हैं वो कितने परसेंट के लोग आर्थिक क्रिया करते हैं? 75% से ज्यादा लोग जो आर्थिक क्रिया, प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं उससे अपन कहते हैं ग्रामीण जनसंख्या। क्या कहता है? ग्रामीण। वापस लेना, जिस क्षेत्र के अंदर 75% जो लोग हैं वो कौन सी क्रिया करते हैं? प्राथमिक, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रामीण जनसंख्या। दूसरी है नगरीय जनसंख्या। कौन सी है? नगरीय जनसंख्या। अब इसका ऑपोजिट देख लो, जो क्षेत्र या जगह पर लोग 75% से कम कौन सी क्रिया करें? प्राथमिक क्रिया, तो उसको अपन क्या कहते हैं? नगरीय जनसंख्या। क्या कहते हैं? नगरीय जनसंख्या। ठीक है बच्चों, तो प्राथमिक और नगरीय जनसंख्या का वर्गीकरण उनकी क्रिया के आधार पर किया जाता है। फिर अपन जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि से पहले जनसंख्या जानना बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो पहले जनसंख्या देखते हैं। जनसंख्या की परिभाषा अपन को बहुत बार मैंने बताई है, फिर भी मैं लिख रहा हूं। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। यह हुई जनसंख्या। अब हमारा जनसंख्या वृद्धि, अब ये क्या है? देखो बच्चों, एक बात याद रखना आपको, चाहे वृद्धि प्लस में हो चाहे वृद्धि माइनस में हो, वो वृद्धि ही होती है, लेकिन उसमें लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। प्लस में हुई तो धनात्मक वृद्धि लिखा जाता है और माइनस में हुई तो ऋणात्मक वृद्धि लिखा जाता है। इसलिए बच्चों आपको वृद्धि चाहे प्लस में हो माइनस में वृद्धि होती है, लेकिन लिखने का थोड़ा तरीका हो जाता है धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, अब है जनसंख्या वृद्धि। तो दो समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन, दो समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। आपको खुद को मालूम ही है, जब जनगणना होती है, क्या होती है? जनगणना, तो कितने साल बाद होती है? 10 साल। मान लो अभी जो जनगणना हुई थी 2001 में, और फिर कब हुई? 2011 में। अब कब होगी? 2021 में। कब होगी? तो कितना गैप है? 10 साल। तो दो समय अंतराल हमने, ये अभी तक हुई नहीं, तो इन दोनों पर समझते हैं। 2001 में भारत की जनसंख्या थी 102.8 करोड़। कितनी थी? 102.8 करोड़। और 2011 में हो गई 121 करोड़। कितनी हो गई? 121 करोड़, जो फार्म की जनगणना ले रहा हूं। ठीक है बच्चों, अभी तो बड़ी हुई है। ठीक है, अब इन दोनों में दो समय अंतराल 2001 हो गया अंतराल और एक हो गया 2011। अब 121 में से 102 बाहर निकालो, कितना होता है? 10 में से 11 में से 2 गए 9। ठीक है, अब यहाँ पर हो गए 11 में 10 गए 1, मतलब 19 करोड़। वृद्धि कितनी हुई? 19 करोड़। प्लस में हुई तो यहाँ पर लिखा जाएगा धनात्मक वृद्धि 19 करोड़, करीबन 19 करोड़। तो इस तरह जनसंख्या वृद्धि निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि की ये क्या हो गई? परिभाषा क्या हुई? दो समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। 2001 से 2011 के बीच में हमने कैसा परिवर्तन देखा? धनात्मक परिवर्तन देखा। कैसा देखा? धनात्मक। फिर हम लेते हैं उसका वितरण। अब है जनसंख्या वितरण। आपको खुद को मालूम है, विश्व के अंदर सभी जगह जनसंख्या एक समान नहीं पाई जाती। कहीं पर अधिक है तो कहीं पर क्या है? कम है। ये सब भूभाग की स्थिति,
जलवायु कारक और बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो मनुष्य की जनसंख्या वितरण को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। अब अपन लेते हैं जनसंख्या वितरण क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर अगला बिंदु लेते हैं कि जनसंख्या वितरण के बाद कौन सा है वो देखते हैं। अब जनसंख्या वितरण इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखिए विश्व की अलग अलग या किसी भी क्षेत्र में अलग अलग जगह पर या स्थान पर पाए जाने वाले लोगों का या जनसंख्या का प्रारूप क्या कहलाता है, जनसंख्या वितरण। मतलब कहीं कहां लोग पाए गए उसका प्रारूप भी क्या कहलाता है, जनसंख्या। किसी क्षेत्र, इस क्षेत्र का मतलब हुआ पृथ्वी, क्या हुआ पृथ्वी के कहां कितनी जनसंख्या पाई जाती है, या भारत के अंदर कहां कितनी जनसंख्या पाई जाती है, उनका हम अध्ययन करते हैं, उसका प्रारूप बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, जनसंख्या वितरण। क्या कहलाता है, जनसंख्या वितरण। अब आपको मैं बच्चों एक बात और मैं बता देता हूं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में है और आपको सबसे कम है वो सिक्किम के अंदर है। कहां पर है, सिक्किम के अंदर। अब अपना अगला बिंदु लेते हैं घनत्व, जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या है, तो घनत्व की पहले इकाई होती है प्रति वर्ग किलोमीटर, यह है घनत्व की इकाई, ठीक है। अब इस इकाई से क्या बनेगी, परिभाषाएं बनेगी, क्या बनेगी, परिभाषाएं। तो जनसंख्या घनत्व, तो इसकी परिभाषा है प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। क्या है, जनसंख्या घनत्व। और आपको खुद को मालूम होना चाहिए विश्व का जो औसत घनत्व है, विश्व का औसत घनत्व तो वो कितना है, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व का औसत घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हमारा 2011 का, और 2024 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हमारा कितना 2001 का। इसका मतलब 2001 से तुलना में 2011 में जनसंख्या घनत्व में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। क्यों, जनसंख्या में परिवर्तन हुआ तो घनत्व में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। फिर अपन देखते हैं लिंग अनुपात। अब लिंग अनुपात में आपने जेंडर पढ़ा ही होगा। लिंग अनुपात में दो चीज होती है, एक पुरुष होता है और स्त्री होती है। इनके बीच जो संख्या का अंतर ही हम करेंगे ज्ञात, वो होगा लिंग अनुपात। इनके बीच में जो संख्या का करेंगे ज्ञान, वही होगा क्या, हमारा लिंग अनुपात। तो अब लिंग अनुपात की जो परिभाषा है उसको पहले देखते हैं कि इसकी लिंग अनुपात की परिभाषा क्या है। तो लिंग अनुपात की परिभाषा देखते हैं, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है, लिंग अनुपात। देखो बच्चों एक बात याद रखना, विश्व लिंग अनुपात ज्ञात करने का जो परिभाषा है वो अलग है और भारतीय लिंग अनुपात ज्ञात करने की जो परिभाषा है वो भी अलग है। विश्व एक स्त्री प्रधान देश के अंदर ज्यादा मानते हैं, इसलिए पुरुष के स्थान पर क्या दे देते हैं, स्त्री, और स्त्री के स्थान पर क्या दे देंगे, पुरुष। तो प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ये हो जाएगी विश्व के अंदर, क्या होगी, विश्व के अंदर। और ये है हमारे भारत के अंदर प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो प्रति हजार पुरुष पर स्त्रियों की संख्या, तो सूत्र क्या हुआ,
स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000, ये होगी। याद रखना, प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। किसका सूत्र हुआ? लिंगानुपात। किसका हुआ? लिंगानुपात। फिर बाद में प्रवास। क्या है? प्रवास। प्रवास का मतलब होता है बच्चों आवागमन। क्या होता है? आवागमन। मतलब व्यक्ति का आना और व्यक्ति का जाना। तो हम प्रवास कर लेते हैं परिभाषा। तो व्यक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। व्यक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना? आवागमन करना क्या कहलाता है? प्रवास। मैं आप पर लेता हूं बच्चों एक उदाहरण। आप घर से कहाँ आए? स्कूल के अंदर। घर से कहाँ आए? स्कूल के अंदर। और स्कूल से कहाँ गए? घर के अंदर। तो एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो 2 स्थान हुए कि नहीं हुए? तो इसके बीच में आप क्या करते हो? डेली आवागमन करते, आते भी हो और वापस जाते हो। तो आपका क्या हुआ? वो प्रवास हुआ। क्या हुआ? प्रवास। अब अगला बिंदु देखते हैं, व्यवसायिक संरचना। आपने व्यवसायिक संरचना आर्थिक क्रिया का एक भाग है जो 5 प्रकार के व्यवसाय के बारे में जानकारी देता है, जो हमने पहले पिछले वीडियो में पढ़ा भी है। 5 व्यवसाय कौन से हैं वो आपको मैं सुना देता हूं। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय जिसमें प्रकृति से जुड़े हुए सारी क्रियाविधि होती है। द्वितीय व्यवसाय प्रकृति से जुड़े हुए जो पदार्थ है उसका रूप परिवर्तन करके मूल्यवान बनाया जाता है। तृतीय व्यवसाय है जिसमें शोध से संबंधित क्रियाएं की जाती है। चतुर्थ व्यवसाय है शोध अनुसंधान संबंधित क्रियाएं होती हैं। और पंचम व्यवसाय है जिसमें स्वर्ण कॉलेज श्रमिक निवास करते हैं, जिसमें व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय को स्वयं या उसका उच्च अधिकारी बदल सकता है और इसमें पैसे भी क्या मिलते हैं? अधिक मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं अधिवास भूगोल में ग्रामीण व नगरीय अधिवासियों के वितरण और प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन होता है। और ग्रामीण अधिवास के और नगरीय अधिवास के वितरण के बारे में पढ़ेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन है वो अधिवास भूगोल के अंदर किया जाता है। पहले हमने देखा है ग्रामीण और नगरीय अधिवास किसे कहते हैं। अब ग्रामीण अधिवास में का पहला बिंदु आपने देखा होगा प्राथमिक क्रिया, जो हमने जनसंख्या में पढ़ा। कितना % लोग करते हैं? 75 से अधिक, पहला पॉइंट। नगरीय में 75 से कम, 75 से कम, ये पहला पॉइंट था दोनों में। दूसरा, ग्रामीण अधिवास के अंदर अपन देखते हैं तो लोग में आपसी लगाव प्रेम बहुत ज्यादा होता है। और नगरीय अधिवासों के अंदर ये क्या पाया जाता है? कम देखने को मिलता है। ग्रामीण अधिवास है वो संकुचित रूप में नहीं पाए जाते हैं और नगरीय अधिवास है वो किस रूप में पाए जाते हैं? संकुचित रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। और ग्रामीण अधिवास के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होता है, सद्भाव होता है, जबकि नगरीय अधिवासियों की तरह गांवों के अंदर प्रेम और सद्भाव की जो भावनाएं होती है वो कम होती है। यह है ग्रामीण और नगरीय अधिवासियों का वर्गीकरण का प्रारूप। हमने देखा कि ग्रामीण और नगरीय अधिवास का वर्गीकरण उसका पहला ही पॉइंट ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो होता है प्राथमिक क्रिया। और इसके अलावा जो अन्य कारक है इतने महत्वपूर्ण नहीं माने गए। ठीक है बच्चों, प्रारूप और उनकी विशेषताओं का अध्ययन। और अब ग्रामीण और नगरीय अधिवासियों के वितरण के बारे में हमने जो 12th क्लास के अंदर देखे आएंगे तो अच्छी तरह से उसका विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला लेते हैं आर्थिक भूगोल।
इस शाखा में मानव की आर्थिक क्रिया जैसे कृषि है, उद्योग है, पर्यटन है, व्यापार है और परिवहन है, अवस्थापना तथा उनकी सेवाओं का अध्ययन किया जाएगा। इन सारे क्रियाओं के बारे में हम किसमें करेंगे? आर्थिक भूगोल में। ये भी 12th क्लास के बुक्स के अंदर है। ये भी कम से कम 7 से 8 नंबर का टॉपिक है पूरा। कितना नंबर का? 8 नंबर का लगभग टॉपिक है। इससे 8 नंबर क्या हो जाते हैं? पुटअप हो जाता है 12th क्लास के अंदर। तो आपको मालूम होना चाहिए कितना महत्वपूर्ण है ये मानव भूगोल टॉपिक है आपके बोर्ड के हिसाब से। इसलिए अच्छी तरह से इसको ध्यान लगाकर इसको पूर्ण रूप से समझना होगा कि आर्थिक भूगोल किस तरह हमारे लिए उपयोगी है। पहला हमने आर्थिक भूगोल में बिंदु देखा है कृषि। कृषि क्या है? यह परिभाषा आपको सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में आपने कृषि टॉपिक पढ़ा है और 12th के अंदर आकर आपको वापस पढ़ना पड़ेगा और 11th के अंदर आर्थिक भूगोल का ये भाग है। कृषि लैटिन भाषा का शब्द एग्रीकल्चर से बना है। याद रखना कौन शब्द से बना हुआ है? एग्रीकल्चर से बना। एग्री यानी मिट्टी, एग्री यानी क्या हुआ? मिट्टी, व कल्चर यानी जुताई। देखो हमने एग्रीकल्चर शब्द को तोड़ा, उसको 2 टुकड़े किए, एग्री और कल्चर। एग्री का अर्थ क्या हुआ? मिट्टी, और कल्चर का अर्थ हुआ जुताई। अर्थात मिट्टी पर जुताई करने के साथ साथ, मिट्टी पर जुताई करने के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन व मुर्गी पालन क्रिया इसके अंतर्गत आती हैं। ये हुई परिभाषा किसकी बच्चों? कृषि की परिभाषा। किसकी हुई? कृषि की। कृषि लैटिन भाषा का शब्द है, कौन सा? एग्रीकल्चर। एग्री और कल्चर को 2 टुकड़े किए, एग्री यानी मिट्टी और कल्चर यानी जुताई। अर्थात मिट्टी पर जुताई करने के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन क्रिया की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। फिर जनक पूछते हैं इसके, तो उसका जनक है बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग है, जो हरित क्रांति के जनक है। वही आधुनिक कृषि विज्ञान के क्या है? जनक है। आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक नॉर्मन बोरलॉग है, जो हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं। फिर अपन लेते हैं उद्योग। उद्योग क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम से संबंधित है। तो उद्योग की परिभाषा, प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का, प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का मशीनरी द्वारा रूप परिवर्तन करके उनको मूल्यवान बनाने वाली इकाई को क्या कहते हैं? उद्योग। प्रकृति से जो भी पदार्थ आपको प्राप्त हुआ है उसको मशीनरी द्वारा रूप परिवर्तन करके उसे मूल्यवान बनाई जाने वाली जो इकाई है उसी को हम क्या कहते हैं? उद्योग। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, प्रकृति से हमें क्या मिला? कपास, उसका मशीन द्वारा रूप परिवर्तन किया, धागा बनाया, कपड़ा बनाया, उसको हमने क्या कहा? उद्योग। ठीक है बच्चों। फिर है पर्यटन। पर्यटन क्या? पर्यटन की बात करते हैं तो आपको पता ही है, पर्यटन एक अपन की यात्रा
होती हैं जो लोग खुशी के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए आपस में करते हैं। तो क से के बाद हम लिखते हैं पर्यटन की परिभाषा क्या है उसके बारे में जानते हैं। फिर पर्यटन के बाद और जो टॉपिक है परिवहन, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पर्यटन, पर्यटन एक यात्रा है जिसे व्यक्ति आमोद प्रमोद का अर्थ होता है खुशी और आनंद। पर्यटन एक यात्रा है जिससे व्यक्ति आमोद प्रमोद के उद्देश्य से करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यटन। यदि पर्यटन स्थल की बात आती है, पर्यटन स्थल, तो आपको पता ही है नैनीताल, शिमला, पचमंडी, माउंट आबू, जैसलमेर, ये क्या है हमारे पर्यटक स्थल है जहां लोग आमोद प्रमोद के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। तो पर्यटन जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है ना बच्चों। अब मैं आपके पर्यटन के बाद व्यापार, आपको व्यापार की जो परिभाषा है बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। व्यापार क्या है ऐसा है, तो व्यक्ति द्वारा क्रय विक्रय करना, ये अपने क्या पढ़ेंगे, क्रय विक्रय का मतलब होता है लेन देन करना, क्या होगा था व्यापार। यदि आप क्रय विक्रय शब्द की जगह आपने लिखते हो आयात व निर्यात करना, तो भी व्यापार का ही भाग है, क्योंकि व्यक्ति द्वारा आयात व निर्यात करना क्या कहलाता है, व्यापार। एग्जाम्पल के रूप में क्रय विक्रय का जो शब्द का प्रयोग है बच्चों ज्यादातर गणित में कर सकते हैं, भूगोल में कम किया जाता है, इसलिए आपको ज्यादातर आयात व निर्यात का ही प्रयोग करना है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं व्यापार के लिए कि आप दुकानदार के पास जाते हो, एक पेन लाते हो, पेन के बदले आप कह देते हो पैसा, आपको पेन दिया और आपने उसको वापस दे दिया, पैसा दिया, तो एक दूसरे के बीच में क्या हो गया, व्यापार हो गया। क्या हो गया, व्यापार। ठीक है बच्चों, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है परिवहन। परिवहन क्या है, परिवहन की परिभाषा हमने पहले भी पढ़ी है, हमने लिखी भी है, तो मैं आपको साफ शब्दों में वापस परिभाषा सुना देता हूं कि व्यक्ति और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले साधन वो क्या कहलाते हैं, परिवहन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परिवहन कहलाते हैं। अब हमारा अगला बिंदु है ऐतिहासिक भूगोल, कि ऐतिहासिक भूगोल क्या है, वो हमारी भूगोल की जानकारी किस तरह देते हैं, वो ये उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कराता है जो क्षेत्र को संगठित करता है, और ये उन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देता है जो उस क्षेत्र को क्या करता है, इकट्ठा करके रखता है, उनके बारे में, इतिहास की प्रवृत्ति के बारे में जानकारी देता है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने में ऐतिहासिक प्रत्येक स्थान ऐतिहासिक प्रवृत्ति में आने के लिए वर्तमान के अंदर जो पुराने जो अनुभव है उसके अंदर आना जरूरी होता है, उसके जो अनुभव है उसको गुजरना जरूरी होता है। जैसे हम हैं तो हमारे जो बुढ़ापा तक आएंगे तो हम पुरानी जो तथ्य हैं उनसे गुजरना जरूरी, क्योंकि उन अनुभवों को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम वृद्धावस्था में नहीं आ सकते, इसलिए उन अनुभवों को ज्ञात करना भी जरूरी होता है। अब हम मानव भूगोल का अंतिम बिंदु लेते हैं, राजनीतिक भूगोल। क्या है, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में आपको पता है उस राज्य की सीमा, उस राज्य के क्षेत्र, उस राज्य की निर्वाचन प्रक्रिया, उस राज्य की जो पार्टियां या देश की जो पार्टियां हैं उन सब का हम इसमें अध्ययन करते हैं। यह शाखा क्षेत्र की राजनीतिक घटनाओं एवं उनकी सीमाओं, निकटतम पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं परिदृश्य का विश्लेषण होता है। तो ये हमारा राजनीतिक भूगोल के अंदर राजनीतिक घटनाएं के बारे में, कौन कौन से देशों से हमारी सीमाएं लगती है उनके बारे में,
हमारे पड़ोसी देश कौन से है या पड़ोसी राज्य कौन से, उनके बारे में, और यहाँ तक कि हमारे भूवैज्ञानिक संबंध उनके साथ या हमारे जो अपन विश्व संबंध होते हैं वो कैसे हैं और निर्वाचन सीमा कैसी है, उन सब का अध्ययन हम राजनीतिक भूगोल में करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने मानव भूगोल की जो शाखा है, सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या व आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, उन सब के बारे में हमने अध्ययन किया और उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बोर्ड 12th के संबंधित थे उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो अपन अगला जो वीडियो में उसमें हम जीव भूगोल या जीव विज्ञान है उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।